क्या है और ये कैसे काम करती है, इसे बिल्कुल शुरुआत से समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिमाग से वो सारे भ्रम निकालने होंगे जो समाज ने इसके चारों तरफ बना रखे हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि ट्रेडिंग या तो रातों रात अमीर बनने का कोई जादुई रास्ता है या फिर जुआ है जिसमें पैसे डूब जाते हैं। लेकिन सच ये है कि ट्रेडिंग न तो जुआ है और न ही कोई लॉटरी। यह एक विशुद्ध बिजनेस है, एक ऐसा व्यवसाय जिसमें गणित, मनोविज्ञान, अनुशासन और सही रणनीति का मिश्रण होता है। अगर आप इसे बिना सीखे करेंगे तो यह निश्चित रूप से जुआ बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसे पूरी गहराई से समझकर नियमों के साथ करेंगे तो यह दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला बिजनेस साबित हो सकता है। आज के इस पूरे वॉइस ओवर में हम ट्रेडिंग की दुनिया के हर एक पन्ने को खोलने वाले हैं, बिल्कुल शून्य से लेकर उस शिखर तक जहां पहुंचकर एक आम इंसान प्रोफेशनल ट्रेडर बनता है। इस सफर की शुरुआत होती है बुनियादी समझ से कि आखिर ट्रेडिंग का असली मतलब क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी वित्तीय संपत्ति को कम कीमत पर खरीदना और उसे बढ़ी हुई कीमत पर बेच देना, या फिर बढ़ी हुई कीमत पर बेचकर उसे कम कीमत पर वापस खरीद लेना ही ट्रेडिंग कहलाता है। यहाँ वित्तीय संपत्ति का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी कंपनी के शेयर्स, विदेशी मुद्राएं यानी करेंसी, डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टो, या फिर कमोडिटी जैसे सोना, चांदी और कच्चा तेल। जब आप किसी दुकान से कोई सामान खरीदते हैं और उसे मुनाफे के साथ दूसरे को बेच देते हैं, तो वो पारंपरिक व्यापार होता है। ट्रेडिंग भी वही व्यापार है, बस फर्क इतना है कि यहाँ सब कुछ डिजिटल स्क्रीन पर होता है और चीजें चंद सेकंड्स या मिनटों में खरीदी और बेची जाती हैं। जब हम ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमें किस बाजार में ट्रेड करना चाहिए। वित्तीय दुनिया में कई तरह के मार्केट्स होते हैं। सबसे पहला और सबसे लोकप्रिय है स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार। यहां आप देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे रिलायंस, टाटा या एप्पल के शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। दूसरा होता है फॉरेक्स मार्केट, जिसे फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। इसमें दुनिया भर की करेंसीज जैसे डॉलर, यूरो और पाउंड के जोड़ों में व्यापार होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा लिक्विड मार्केट है, जो चौबीसों घंटे चलता रहता है। तीसरा बाजार है कमोडिटी मार्केट, जहां रोजमर्रा की और प्राकृतिक चीजों का व्यापार होता है, जैसे सोना, चांदी, क्रूड ऑयल और कृषि उत्पाद। चौथा और सबसे नया बाजार है क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जो बिटकॉइन और इथेरियम जैसी डिजिटल मुद्राओं पर आधारित है और अपनी अत्यधिक अस्थिरता के लिए जाना जाता है। इन बाजारों में ट्रेडिंग करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, जिन्हें हम ट्रेडिंग के प्रकार कहते हैं। आपको अपने स्वभाव और समय के अनुसार सही प्रकार का चुनाव करना होता है। पहला प्रकार है स्कैल्पिंग। यह ट्रेडिंग का सबसे तेज और सबसे ज्यादा तनावपूर्ण रूप है। इसमें एक ट्रेडर किसी एसेट को खरीदता है और मात्र कुछ सेकंड्स या कुछ मिनटों के भीतर ही थोड़े से मुनाफे या नुकसान के साथ बाहर निकल जाता है। एक स्कैल्पर दिन भर में दर्जनों ट्रेड लेता है। दूसरा प्रकार है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसे डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसमें आप जो भी पोजीशन सुबह बाजार खुलने के बाद बनाते हैं, उसे बाजार बंद होने से पहले ही काटना पड़ता है। यानी आप रात को कोई भी ट्रेड अपने साथ घर नहीं ले जाते। जो भी मुनाफा या नुकसान होता है वो उसी दिन तय हो जाता है। तीसरा प्रकार है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें ट्रेडर किसी शेयर या एसेट को कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक अपने पास रखता है। इसका मकसद बाजार के किसी खास ट्रेंड या उतार चढ़ाव का फायदा उठाना होता है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो पूरे दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते। चौथा प्रकार है पोजीशनल ट्रेडिंग, जिसमें ट्रेडर किसी पोजीशन को कई महीनों या साल भर तक होल्ड करता है। ये काफी हद तक निवेश जैसा होता है, लेकिन इसमें फैसले फंडामेंटल्स के साथ साथ तकनीकी चार्ट्स को देखकर लिए जाते हैं। ट्रेडिंग की इस दुनिया में कदम रखने के लिए आपको कुछ बुनियादी चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए, उसके बाद एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट। आज के समय में अधिकांश ब्रोकर्स ये दोनों अकाउंट एक साथ ही खोल देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल ऑर्डर्स को खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है, जबकि डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल आपके खरीदे गए शेयर्स को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए होता है। इसके अलावा आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और एक लैपटॉप या स्मार्टफोन होना चाहिए। लेकिन इन सब भौतिक चीजों से कहीं ज्यादा जरूरी है एक सही मानसिकता और सीखने की भूख। जब आपके पास ये सब चीजें आ जाती हैं, तब असली खेल शुरू होता है, जिसे हम एनालिसिस या विश्लेषण कहते हैं। बिना विश्लेषण के ट्रेड करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। ट्रेडिंग में दो तरह के मुख्य विश्लेषण होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति, उसकी कमाई, उसके कर्ज,
मैनेजमेंट की क्वालिटी और देश की आर्थिक नीतियों का अध्ययन करते हैं। यह आमतौर पर लंबे समय के निवेश या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जरूरी होता है। लेकिन अगर आप एक इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का सीधा सा सिद्धांत है कि इतिहास खुद को दोहराता है। इसमें हम कंपनी के बिजनेस को नहीं देखते, बल्कि हम सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम के चार्ट को देखते हैं। चार्ट पर बनने वाली आकृतियां और लकीरें हमें यह बताती हैं कि बाजार में इस वक्त खरीदार मजबूत हैं या विक्रेता। टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत होती है कैंडलस्टिक चार्ट से। जापानी कैंडलस्टिक्स बाजार के मूड को समझने का सबसे बेहतरीन जरिया है। हर एक कैंडल एक निश्चित समय और अवधि के दौरान बाजार में हुई उठापटक की कहानी बयां करती है। एक कैंडल में मुख्य रूप से 4 चीजें होती हैं: ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से ज्यादा है तो कैंडल आमतौर पर हरी या सफेद होती है, जो तेजी को दर्शाती है। इसके विपरीत अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से कम है तो कैंडल लाल या काली होती है, जो मंदी का संकेत देती है। इन कैंडल्स के अलग अलग आकार और पैटर्न होते हैं, जैसे हैमर, शूटिंग स्टार, एंगल्फिंग पैटर्न और डोजी। ये पैटर्न्स हमें बताते हैं कि बाजार कहां से यू टर्न ले सकता है या कहां से अपनी रफ्तार बढ़ा सकता है। चार्ट को समझने के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अवधारणा को बहुत गहराई से समझना होगा। सपोर्ट बाजार का वो स्तर होता है जहां आकर गिरती हुई कीमतें रुक जाती हैं, क्योंकि उस स्तर पर खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और डिमांड बढ़ जाती है। इसे आप एक मंजिल या फर्श की तरह समझ सकते हैं, जिससे टकराकर गेंद ऊपर उछलती है। वहीं दूसरी ओर रेजिस्टेंस बाजार का वो स्तर होता है जहां जाकर बढ़ती हुई कीमतें रुक जाती हैं और नीचे गिरने लगती हैं, क्योंकि वहां विक्रेता हावी हो जाते हैं और सप्लाई बढ़ जाती है। इसे आप कमरे की छत की तरह समझ सकते हैं, जिससे टकराकर गेंद नीचे आ जाती है। जब बाजार किसी रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकल जाता है तो वही पुराना रेजिस्टेंस अगली बार के लिए सपोर्ट का काम करने लगता है। इसी तरह जब कोई सपोर्ट टूटता है तो वो आगे चलकर रेजिस्टेंस बन जाता है। इस अदला बदली को समझना ही एक सफल ट्रेडर की पहचान है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ साथ आपको बाजार के ट्रेंड को पहचानना आना चाहिए। बाजार कभी भी एक सीधी रेखा में ऊपर या नीचे नहीं जाता, ये हमेशा लहरों की तरह चलता है। मुख्य रूप से बाजार के 3 ट्रेंड होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड में कीमतें लगातार ऊंचे ऊंचे शिखर और ऊंचे ऊंचे गर्त बनाती हुई ऊपर जाती हैं, जिसे टेक्निकल भाषा में हायर हाई और हायर लो कहा जाता है। ऐसे बाजार में हमें हमेशा खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए। डाउन ट्रेंड में कीमतें नीचे गिरते हुए लोअर लो और लोअर हाई बनाती हैं। ऐसे बाजार में हमें बेचने या शॉर्ट सेलिंग के मौके तलाशने चाहिए। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि आपके पास कोई शेयर नहीं है, फिर भी आप उसे ऊंचे दाम पर पहले बेच देते हैं और जब दाम नीचे गिर जाता है तो उसे खरीदकर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड, जिसे कंसोलिडेशन फेज भी कहते हैं। इसमें बाजार एक सीमित दायरे के भीतर ही ऊपर नीचे घूमता रहता है। एक नए ट्रेडर को साइडवेज मार्केट से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑप्शंस के प्रीमियम गलते हैं और बार बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं। चार्ट पर इन पैटर्न्स और ट्रेंड्स को और ज्यादा सटीकता से समझने के लिए ट्रेडर्स कुछ तकनीकी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर्स गणितीय गणनाएं होती हैं जो प्राइस और वॉल्यूम पर आधारित होती हैं, जैसे मूविंग एवरेज, जो एक निश्चित समय के औसत प्राइस को एक रेखा के रूप में दिखाता है। जब छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर काटता है तो उसे बुलिश क्रॉसओवर कहते हैं और यह खरीदने का संकेत होता है। इसी तरह रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई यह बताता है कि कोई शेयर इस वक्त ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। अगर आरएसआई 70 के ऊपर है तो माना जाता है कि शेयर में जरूरत से ज्यादा खरीदारी हो चुकी है और अब गिरावट आ सकती है। अगर यह 30 के नीचे है तो माना जाता है कि शेयर बहुत ज्यादा गिर चुका है और अब यहां से रिकवरी आ सकती है। इसके अलावा एमएसीडी, बोलिंगर बैंड्स और सुपर ट्रेंड जैसे तमाम इंडिकेटर्स हैं। लेकिन यहां एक बात गांठ बांध लीजिए कि इंडिकेटर्स सिर्फ आपकी मदद के लिए हैं, वे कोई जादू की छड़ी नहीं है। सबसे सुप्रीम चीज हमेशा प्राइस एक्शन ही रहता है, यानी कीमत खुद क्या कर रही है। जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हैं तो आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग के राजा बन गए, लेकिन यहीं पर अधिकांश लोग मात खा जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने का नाम नहीं है। ट्रेडिंग की सफलता की इमारत 3 खंभों पर टिकी होती है: 30% स्ट्रेटजी या एनालिसिस, 30% मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट और 40% आपकी साइकोलॉजी यानी मानसिकता।
अगर आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी भी है, जिसकी सफलता की दर 90% है, लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी खराब है, तो आप अंततः अपना पूरा अकाउंट खाली कर बैठेंगे। आइए अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, जो इस पूरे बिजनेस की आत्मा है। रिस्क मैनेजमेंट का सीधा सा नियम है कि आपको किसी भी एक ट्रेड में अपने कुल कैपिटल का 1 या 2% से ज्यादा का जोखिम नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग कैपिटल है, तो किसी भी एक सिंगल ट्रेड में आपका नुकसान 1,000 या 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आपको तुरंत उस ट्रेड से बाहर निकल जाना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या होता है? यह बाजार में लगाया गया एक ऑटोमेटिक ऑर्डर होता है जो आपके नुकसान को एक तय सीमा से आगे बढ़ने नहीं देता। यह आपकी गाड़ी की सीट बेल्ट की तरह है, जो दुर्घटना के वक्त आपकी जान बचाती है। बहुत से नए ट्रेडर्स स्टॉप लॉस नहीं लगाते और इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि बाजार वापस ऊपर आएगा, और देखते ही देखते उनका पूरा कैपिटल स्वाहा हो जाता है।